कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं साल 2017। मेन कैरेक्टर हाजिन और उसकी वाइफ फेंग शुई वो लोग अपने घर में होते हैं। मेन कैरेक्टर की वाइफ उससे यहाँ पर पैसे मांगती है उसके साले की शादी में एक कार गिफ्ट करने के लिए। मेन कैरेक्टर हाजिन के पास यहाँ पर पैसे नहीं होते। ये बात अपनी वाइफ को बताने में हाजिन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। साथ ही साथ हाजिन के हाथ में कुछ पेपर्स भी होते हैं। ये पेपर्स किस चीज़ के है वो हमें नहीं बताए जाते, पर यहाँ पर हाजिन अपनी वाइफ को बता देता है कि उसके पास पैसे नहीं है। ये बात सुन हाजिन की वाइफ हाजिन के ऊपर बेहद बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या कह रहे हो कि पैसे नहीं है, तुम्हारे इस महीने की सैलरी कहाँ पर गई। जिसके बाद हाजिन के पास जाती है और हाजिन की पैंट की जेब में हाथ डालते हुए पैसों को ढूंढने लगती है। और वो कह रही थी साथ ही साथ कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स की जो पुरानी चीज़ें हैं उनके लिए पेंशन के लिए अप्लाई करा जा सकता है। वो यहाँ पर पैसों के लिए पेंशन के लिए अप्लाई कर दे। तभी यहाँ पर वो देखती है कि हाजिन की जेब में यहाँ पर पैसे नहीं है। तो ये चीज़ देख वो अपने हस्बैंड के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मारती है। ये तमाचा इतना ज़्यादा ज़ोरदार था कि हाजिन के गाल पर इसका निशान पड़ जाता है। जिसके बाद वो हाजिन पे चिल्लाते हुए इससे कहती है कि उसने सारे पैसे कहाँ छुपा रखे हैं और अगर उसने जल्दी से पैसों को बाहर नहीं निकाला तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी यहाँ पर हाजिन ने बहुत ही सीरियस होते हुए हंसता है और कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब करने के बाद भी मुझसे पैसे मांग रही हो, तुम तो सच में एक बिच हो। ये बात सुन यहाँ पर फेंग शुई बहुत गुस्सा हो जाती है। साइड में रखे हुए पानी के गिलास को हाजिन के सर में मारती है। ये गिलास यहाँ पर कांच का होता है और ज़मीन से टकरा कर टूट जाता है। जिसके बाद यहाँ पर फेंग शुई ज़ोर ज़ोर से टकराने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की, तुम एक लूज़र हो। लूज़र शब्द सुनते ही यहाँ पर भी हाजिन भी सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी भी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूज़र कहने की, आज मैंने पैसे देने से मना क्या कर दिया तो मैं लूज़र हो गया। भूलो मत यहाँ पर मैंने अपने पैसों से तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कार ली, साथ ही साथ तुम्हारे भाई की शादी में उसे घर गिफ्ट किया। ये सब पैसा मेरा था, ना ही कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स का था। अगर मैं यहाँ पर $100 मिलियन भी महीने के कमाने लगूँ तो भी तुम्हारी फैमिली उसे खर्च करने में बस कुछ दिन या कुछ महीने ही लगाएगी। ये बात सुन यहाँ पर फेंग शुई हाजिन से कहती है कि तुम कब से यहाँ पर $100 मिलियन महीने का कमाने लगे, कम से कम तुम यहाँ पर झूठ बोलना तो बंद करो। यहाँ पर मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम मेरी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानते, पर मुझे ये नहीं लगा था कि तुम आज ये सब बोल दोगे। तुम तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरीके के पर्सन होगे। अगर पता होता तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। ये बात सुन हाजिन यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि फैमिली फैमिली और तुम एकदम बकवास हो, तुम लोग यहाँ पर बस दूसरों का फ़ायदा उठाना जानते हो। अगर ऐसी फैमिली में मुझे यहाँ पर रहना है तो इससे बढ़िया मैं यहाँ पर मर जाऊँ, क्योंकि तुम लोगों के साथ रहना तो मेरे लिए हेल्थ से ज़्यादा खतरनाक है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। ये बात सुन यहाँ पर जो फेंग शुई होती है वो भी हाजिन से कह देती है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है और अब तुम जाओ और जाकर मर जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन हाजिन यहाँ पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं जो हूँ मरने से डरता हूँ और तुम यहाँ पर ये सोच रही हो कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं बहुत फट्टू हूँ, अब दिखाता हूँ तुम्हें। ये बात सुन यहाँ पर फेंग शुई भी चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर मरना अब ठान ही लिया है तो जाओ और जाकर मरो, मुझे कोई भी इस चीज़ की चिंता नहीं है, पर बदले में तुम यहाँ पर अपने नाम पर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाओ। कम से कम तुम्हारे मरने के बाद मुझे कुछ पैसे मिलेंगे जिससे मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी को आराम से काटूंगी। ये बात सुन हाजिन यहाँ पर हंसता है और कहता है कि फेंग शुई मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा गंदी निकलोगी, अगर पता होता तो तुमसे कभी शादी नहीं करता। जिसके बाद हाजिन पीछे मुड़ता है और भागते हुए जाता है अपनी खिड़की की तरफ जिससे वो कूद सके, पर पीछे से फेंग शुई उसे रुकने को बोलती है, पर हाजिन तो यहाँ पर कूद चुका था और रोते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर जिससे शादी कर रहा हूँ वो इस तरीके की पर्सन निकलेगी, मेरी लाइफ तो यहाँ पर वेस्ट बन चुकी है। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और साल 2009 जुलाई 1 को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर हाजिन और उसकी वाइफ की पूरी फैमिली यहाँ पर उसके सामने सोफे पे बैठी हुई होती है और वो घुटनों के बल ज़मीन पे होते
होता है। तभी यहाँ पर हाजिन की सास और फेंग शुई की मदर उससे कहती है कि तुम अचानक से अपने घुटनों के बल क्यों आ गए। इस बात को सुनते ही यहाँ पर उसका साला भी कहता है हंसते हुए हाजिन से कि मुझे लगता है कि हाजिन की फैमिली का ये कोई पुराना ट्रेडिशनल होगा कि ये यहाँ पर घुटनों पर आ गया है। इस बात के बाद हमें हमारे हाजिन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई हालत में बैठा था, जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर उसकी सोल ही ना हो। पर तभी अचानक से वो यहाँ पर चिल्लाता है और कहता है कि अब मैं अभी यहाँ पर जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं किया। बात सुन यहाँ पर फेंग शुई की मदर जो होती है वो हाजिन से कहती है कि तुम अब यहाँ पर बंद करो ये सब प्रिटेंड करना कि तुम यहाँ पर क्रेजी हो। इस बात को सुनते ही यहाँ पर हाजिन मदर कहता है, मदर सुनते ही यहाँ पर जो हाजिन की सास बोले तो फेंग शुई की मदर हाजिन से कहती है कि वो क्या बकवास कर रहा है, अभी उसने यहाँ पर $40,000 बिडिंग प्राइस में नहीं दिए, जब तक ये प्राइस वो नहीं दे देता तब तक वो क्वालिफाइड नहीं करता मुझे मदर कहना। इस बात को सुन यहाँ पर हाजिन थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर बिडिंग प्राइस का जो टाइम था वो बहुत पुराना था, कम से कम 8 साल पहले का, जब उसने यहाँ पर अपनी वाइफ फेंग शुई को प्रपोज किया था मैरिज के लिए। ये क्या यहाँ पर पास्ट में आ चुका है, ये सब चीज़ यहाँ पर हाजिन सोच रहा था। और तभी अचानक से यहाँ पर फेंग शुई की मदर हाजिन से कहती है कि तुमने क्या सोचा है $40,000 के बारे में। तभी यहाँ पर हाजिन खड़ा होने लगता है और अपने मन में कहता है कि पिछली लाइफ के अंदर इस फैंग फैमिली ने मेरी पूरी ज़िंदगी को यहाँ पर हेल बनाकर रख दिया था, पर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो यहाँ पर खड़े होते ही एग्री कहता है। एग्री शब्द सुनते ही यहाँ पर फेंग शुई की मदर को लगने लगता है कि हाजिन उनकी सभी टर्म एंड कंडीशन के लिए मान चुका है। हाजिन इस चीज़ को यहाँ पर क्लेरिफाई कर देता है कि वो इस चीज़ से कभी भी एग्री नहीं होने वाला कि वो तुम्हारी बेकार लड़की से शादी करे। मैं यहाँ पर पहले जैसी दोबारा से बेकार गलती नहीं करने वाला। इस बात को सुन यहाँ पर फेंग शुई की मदर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और हाजिन पे चिल्लाते हुए कहती है, क्या कह रहे हो, क्या मेरी डॉटर अब तुम्हारे लिए कुछ $1,000,000 की भी वर्थ नहीं रखती। जिसके बाद फेंग शुई को दिखाया जाता है जो हाजिन को ही घूर रही थी। तभी यहाँ पर हाजिन सीरियस होते हुए कहता है, आंटी मुझे लगता है कि तुम्हारे कानों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब है। मैंने यहाँ पर तुम्हारी डॉटर और तुम्हारी बिडिंग प्राइस दोनों को यहाँ पर मना कर दिया है देने से, और तुम्हारी डॉटर से भी शादी नहीं करूँगा। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो फेंग शुई होती है वो हाजिन के ऊपर चिल्लाने लगती है और हाजिन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर से इस तरीके से बात करने की। तभी हाजिन यहाँ पर फेंग शुई की तरफ चलते हुए जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी मदर तुम्हारी शादी नहीं तुम्हारी सेलिंग कर रही है, क्योंकि $1,000,000 बिडिंग प्राइस में मांगना कोई यहाँ पर बिडिंग प्राइस नहीं कहलाई जा सकती। ये बात सुन यहाँ पर फेंग शुई जो होती है वो कहने लगती है हाजिन से कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ वही प्राइस तुमसे बिडिंग प्राइस में मांग रहे हैं जो उन्होंने मुझ पर अभी तक खर्च करी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बात सुन हाजिन कहता है कि चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर बिडिंग प्राइस दे भी दी, पर तुम बदले में मुझे क्या दोगी, अपना लूजर ब्रदर जो यहाँ पर फ्यूचर में मेरी कमाई को घर बैठकर खाएगा। ये बात सुन यहाँ पर हाजिन का साला और फेंग शुई का भाई चिल्लाते हुए हाजिन से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ पर लूजर कहने की। तभी हाजिन कहने लगता है, अगर लूजर से लूजर नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे लूजर। ये बात सुन यहाँ पर जो हाजिन का साला होता है वो हाजिन के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक को यहाँ पर हाजिन ने देख लिया था और बहुत ही आराम से अटैक को डॉज कर हाजिन अपने मन में कहता है कि पिछली लाइफ के अंदर मैंने यहाँ पर इससे फाइट बैक नहीं करी थी, इसके पीछे का कारण यहाँ पर फेंग शुई थी, पर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद हाजिन अपनी हाथ की मदद से यहाँ पर उसको मुंह को ज़मीन से लगा देता है और पीछे से यहाँ पर फेंग शुई की मदर हाजिन पे चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस तरीके से कैसे कर सकता है, अभी उसे छोड़ दो। यहाँ पर ये शब्द सुनते ही फैमिली मेम्बर हाजिन का यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट चालू हो जाता है और हाजिन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि ना ही तुम मेरी फैमिली हो और ना ही मैंने तुम्हारी किसी भी लड़की के साथ शादी करी है और ना ही ये तुम मेरा कोई साला है। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से तुम्हारा फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पर फैमिली कहना बंद करो। और दूसरी बात, अब मेरा यहाँ पर सब काम खत्म हो चुका है और ना मैं तुम्हारी डॉटर से यहाँ शादी करने वाला हूँ, मैं यहाँ से बस जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर फेंग शुई हाजिन पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमारे इतने दिनों का रिलेशनशिप अब यहाँ पर पैसों से बढ़कर हो गया है, तुम्हारे
लिए। ये बात सुन यहाँ पर हाजिन कहता है कि तुमने अब बिल्कुल सही बात करी ना, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पैसे देने वाला नहीं हूँ तुमसे शादी के लिए। मेरे पेरेंट्स को यहाँ पर कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा इस 1 मिलियन प्राइस को इकट्ठा करने में। जिसके बाद हाजिन अपने मन में कहता है कि पिछली लाइफ के अंदर मेरे फादर के पास कोई चॉइस नहीं थी इस बिडिंग प्राइस को देना। मेरे फादर का यहाँ पर जो लक है वो अचानक से चमकता है और मेरे फादर के नाम पर एक लॉटरी टिकट निकलती है और अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर उस लॉटरी टिकट में 1.5 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी थी। इस जैकपॉट से मेरे फादर यहाँ पर कोलैप्स हो गए और इस बोनस को मेरे नाम पर कर वो यहाँ से चले गए थे। पर यहाँ पर पिछली लाइफ के अंदर जो गलतियाँ मैंने करी वो अब की बार इस लाइफ में नहीं करने वाला। इसके बाद हाजिन दरवाजे से जाते समय फेंग शुई को समझाता है कि उसे यहाँ पर हाजिन नाम की पर्सन की ज़रूरत नहीं है, उसे कैश काउ की ज़रूरत है जो यहाँ पर उसके लिए पैसे निकाल कर देती रहे। इसीलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि उसे यहाँ पर अपने नाम पर क्रेडिट कार्ड बनवा लेना चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ पर वो उसे कैश की तरह यूज़ कर सकती है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लॉटरी टिकट शॉप को। यहाँ पर पिछली लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा जैकपॉट लगा था और यही चीज़ अब की बार सेम टाइमिंग पे भी लगी होती है। इस टाइमिंग को देख के बाद हाजिन अपने मन में कहता है पिछली लाइफ के अंदर मेरे फादर सिर्फ एक नंबर से पीछे रह गए थे 100 मिलियन का जैकपॉट जीतने के लिए, पर अब की बार मैं यहाँ पर इस तरीके की प्लानिंग करके आया हूँ कि मेरे ही फादर को यहाँ पर 100 मिलियन डॉलर्स का जैकपॉट मिले। जिसके बाद हाजिन शॉप के अंदर जाता है और लॉटरी टिकट नंबर खरीद लेता है और लॉटरी टिकट का जो शॉपकीपर होता है वो हाजिन को समझाता है कि ये टिकट यहाँ पर रात में 9:15 PM पे खुलेगी, अगर उसे यहाँ पर चेक करना है तो वो यहाँ पर आकर चेक भी कर सकता है। जिसके बाद हाजिन देखता है कि उसके फादर इस शॉप के अंदर आ रहे हैं टिकट लेने के लिए। उन्हें देखकर हाजिन तुरंत छुप जाता है और उसके फादर ने यहाँ पर हाजिन को देख लिया था, पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी आंखों का कोई वहम होगा, क्योंकि यहाँ पर हाजिन तो अपनी शादी की बात करने के लिए आज फेंग हाउस के अंदर गया है, तो वो यहाँ पर क्या करने आया होगा। जिसके बाद यहाँ पर हाजिन के फादर जाते हैं शॉपकीपर के पास और उनसे टिकट खरीदने लगते हैं और हाजिन यहाँ पर दरवाजे के पीछे छुपकर अपने फादर को देख रहा था और बताता है कि मेरे फादर ने अभी तक लंच नहीं किया और ये यहाँ पर अभी भूखे हैं, पर ये यहाँ पर टिकट लेने के लिए आ गए हैं बिना खाए पिए। जिसके बाद हाजिन देखता है कि उसके फादर ने यहाँ पर टिकट ले ली है और जाते समय उसके फादर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे थे गॉड से कि उन्हें यहाँ पर 100 मिलियन का जैकपॉट मिल जाए, जिससे वो अपने लड़के की शादी और उसके फ्यूचर को यहाँ पर संवार सकें। ये बात सुनते ही यहाँ पर हाजिन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करवाया है अपने पीछे, पर अब की बार मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिससे मेरे फादर और मदर को यहाँ पर दिक्कतें आएँ। अब की बार मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे फादर यहाँ पर एक अच्छी लाइफ बिता सके। अचानक से यहाँ पर हाजिन के सामने लॉर्ड गॉड ईवल सिस्टम आ जाता है। ये सिस्टम यहाँ पर हाजिन को बताता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट टास्क है वो यहाँ पर 100 मिलियन डॉलर्स के एसेट्स को अपने नाम करना है, साथ ही साथ खुद के नाम की एक इंडस्ट्री को ओन करना है। अगर ये टास्क की जो लिमिट है कंप्लीट करने की वो 24 घंटे है। अगर तुम यहाँ पर इसे 24 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाते तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा और ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ पर 3 घंटे ख़त्म हो चुके हैं और बचे हुए जो घंटे हैं तुम्हारे अब वो केवल 21 घंटे हैं। टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो लाइफ ले ली जाएगी वापस से। ये बातें सुनते ही हाजिन यहाँ पर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाजिन के घर को, जहाँ की सीढ़ियों को चढ़ते समय हाजिन अपने हाथ की तरफ देखकर कह रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर दोबारा से मरने के बाद जिंदा होऊंगा और एक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाऊंगा जो मुझे यहाँ पर 21 घंटों के बाद जान से मार देगा। जिसके बाद अचानक से यहाँ पर हाजिन को एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ हाजिन के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी थी और कुछ ही देरी में हाजिन समझ जाता है कि ये तो यहाँ पर उसकी बचपन की दोस्त मिन्यू की आवाज़ है। इस आवाज़ को सुनते ही हाजिन बहुत ही ज़्यादा तेज से यहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है और सोचने लगता है क्या कुछ गलत हो रहा है क्या मिन्यू के साथ, और वो यहाँ पर अपने पास्ट में चले जाता है और हमें बताने लगता है कि मिन्यू यहाँ पर वो उसकी बचपन की दोस्त है। वो लोग आपस में बहुत खेला करते थे, पर पिछली लाइफ के अंदर मिन्यू की मदर को यहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स बोले तो
कुछ थग्स ने यहाँ पर लूट लिया और चीट कर कर यहाँ पर कार्ड गेम खिलवाया, जिसमें यहाँ पर मिन्यू की मॉम हार गई और उन्होंने यहाँ पर अपना घर सारा पैसा उन थग्स के नाम भी कर दिया। तब भी उन्होंने यहाँ पर उन्हें परेशान करना छोड़ा नहीं, जिसके बाद उन मिन्यू की मॉम ने मिन्यू को यहाँ पर मेरे घर पर भेज दिया जिससे वो सेफ रह सके। पर यहाँ पर पिछली लाइफ के अंदर उन थग्स ने मिन्यू का पता लगा लिया और उन्होंने यहाँ पर मिन्यू को फोर्स किया कि वो यहाँ पर या तो पैसे भरे या तो उनके पब में जाके काम करे। मिन्यू ने यहाँ पर मरना चॉइस करा और मिन्यू ने यहाँ पर लास्ट कॉल मुझे ही करी थी मरने से पहले, पर मैं यहाँ पर फैंग फैमिली में था तो मैंने फ़ोन को नहीं उठाया और इस चीज़ का पछतावा मुझे पूरी लाइफ भर रहा था। पर अब की बार मैं यहाँ पर मिन्यू को प्रोटेक्ट कर रहूँगा किसी भी कीमत में। तभी दिखाया जाता है जो यहाँ पर स्कैमर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पर मिन्यू को पकड़ रखा था। एक स्कैमर ने यहाँ पर बहुत ही गलत तरीके से मिन्यू को यहाँ पर कैप्चर कर रखा था और दूसरा यहाँ पर फ़ोन दिखाते हुए मिन्यू से कहता है कि वो यहाँ पर हाजिन को कॉल कर रही थी क्या।